संडे रीड्स के साथ इस सफर को इतना खूबसूरत बनाने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। सच कहूं तो जब आपके संदेश आते हैं, आपके कमेंट्स और कॉल्स, तो एक बहुत ही अनोखी खुशी मिलती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ खुशी नहीं है, ये एक एहसास है कि हम सही रास्ते पर हैं। ये जानना कि हमारी बातें आप तक पहुंच रही हैं और शायद आपके दिन में एक नया विचार ला रही हैं, हमें और भी बेहतर करने की प्रेरणा देता है। हम दिल से आप सभी के लिए जीवन में हर अच्छी चीज की कामना करते हैं। और आपके कई संदेशों में एक बात बार बार सामने आती है, आज की दुनिया का प्रेशर। हर तरफ एक ही दौड़ है, ज्यादा सीखो, ज्यादा करो, नहीं तो पीछे रह जाओगे। नई तकनीक, काम करने के नए तरीके, ऐसा लगता है जैसे हम एक ट्रेडमिल पर हैं जो हर दिन तेज होती जा रही है। और उस ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए मतलब दो ही अंजाम होते हैं, या तो हम फिसल कर गिर जाते हैं, यानी आज के दौर से अप्रासंगिक हो जाते हैं, या फिर हम इतनी तेज दौड़ते हैं कि थककर चूर हो जाते हैं, जैसे आज की दुनिया बर्नआउट कहती है। हमारे आज के स्रोत एक सदियों पुराना लेकिन हैरान करने वाला प्रासंगिक सवाल पूछते हैं, क्या बिना जले लगातार विकास करना संभव है? और इसका जवाब स्टोइक्स के दर्शन में छिपा है। वो प्राचीन दार्शनिक जो अपने शांत और स्थिर मन के लिए जाने जाते थे। हमारे स्रोतों का मिशन ये पता लगाना है कि हम उनकी तरह कैसे अनुकूल बन सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और वो भी अपनी मानसिक शांति खोए बिना। चलिए इस पर एक गहरी बातचीत करते हैं। तो हमारे स्रोत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरी बात से शुरू होते हैं। वे कहते हैं कि 21वीं सदी में सबसे मजबूत इंसान वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा या सबसे तेज दिमाग है, बल्कि वो है जो सबसे ज्यादा अनुकूलनशील यानी अडैप्टेबल है, जो हर बदलाव के साथ खुद को ढाल लेता है। ये सुनना आसान लगता है पर करना बहुत मुश्किल है। जब कोई नए एआई टेक्नोलॉजी आती है जो हमारा काम हमसे बेहतर कर सकती है, तो अनुकूल बनना मुश्किल लगता है, डर लगना स्वाभाविक है। बिल्कुल। और यहीं पर स्टोइक दर्शन की सबसे बड़ी सीख काम आती है। स्टोइक्स दुनिया को दो हिस्सों में बांटते थे, वो चीजें जो हमारे कंट्रोल में हैं और वो जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। इसे डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल कहते हैं। अच्छा। अर्थव्यवस्था कैसी चलेगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी या नहीं, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये सब हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। और हमारे कंट्रोल में क्या है फिर? हमारी सोच, हमारे रिएक्शंस और हमारे सीखने की इच्छा। स्टोइक्स कहते थे कि 99% तनाव और दुख इसलिए होता है क्योंकि हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। अनुकूलन का असली मतलब बाहरी परिस्थितियों से लड़ना नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक प्रतिक्रिया को बदलना है। तो ये सिर्फ नया स्किल सीखने के बारे में नहीं है, ये एक नया माइंडसेट अपनाने के बारे में है। बिल्कुल। स्रोत इसे फ्लूइड माइंडसेट कहते हैं। पानी के बारे में सोचिए, उसके रास्ते में पत्थर आता है तो वो उससे टकरा कर रुक नहीं जाता है, वो उसके बगल से अपना रास्ता बनाकर बहता रहता है। एक फ्लूइड माइंडसेट नई चुनौती को दीवार की तरह नहीं बल्कि एक नए रास्ते की तरह देखता है। दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा भी था, शिक्षा क्या है? शिक्षा है अनुकूलन करना सीखना। ठीक है, तो ये फिलोसॉफिकल फाउंडेशन तो समझ आ गया, लेकिन इसे असल जिंदगी में अपने करियर में कैसे लागू करें? हमारे स्रोत एक बहुत ही प्रैक्टिकल 4 सूत्रीय ढांचा पेश करते हैं जिसे वे स्किल स्प्रिंग बोर्ड कहते हैं। और इसका पहला कदम ही हमारी पारंपरिक सोच को चुनौती देता है। अपनी प्राकृतिक क्षमताओं के साथ काम करें। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बचपन से हमें अपनी कमजोरियों को सुधारने पर जोर देने के लिए कहा जाता है ना? तुम्हारी गणित कमजोर है और ट्यूशन लगाओ। हम अपनी ऊर्जा का 80% हिस्सा उन चीजों को ठीक करने में लगा देते हैं जिनमें हम औसत से नीचे हैं, और सिर्फ 20% उन चीजों पर जिनमें हम स्वाभाविक रूप से ब्रिलियंट हो सकते हैं। इसका कोई असली उदाहरण सोच सकते हैं ताकि ये बात और साफ हो जाए? जरूर। मान लीजिए एक लड़का है रोहन। वो लोगों से बात करने में, उनकी भावनाओं को समझने में और रिश्ते बनाने में कमाल का है। लोग उसकी मौजूदगी में सहज महसूस करते हैं। लेकिन जब उसे एक्सेल शीट और डेटा के साथ घंटों अकेले बैठना पड़ता है तो उसका सिर दुखने लगता है। वो उस काम में बुरा नहीं है, पर उसे करने में उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। अब पारंपरिक सलाह तो यही होगी कि रोहन को डेटा एनालिसिस के कोर्स करने चाहिए ताकि वो अपनी कमजोरी को दूर कर सके। लेकिन ये फ्रेमवर्क कहता है कि ये ऊर्जा की बर्बादी है। रोहन को अपनी प्राकृतिक क्षमता यानी लोगों से जुड़ने की कला को अपना सुपर पावर बनाना चाहिए। उसे सेल्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स या क्लाइंट रिलेशनशिप जैसे क्षेत्र में जाना चाहिए। वहां जहां दूसरे संघर्ष करेंगे, रोहन सहजता से आगे बढ़ेगा क्योंकि वो काम उसकी नेचुरल वायरिंग के साथ मेल खाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है,
मान लीजिए किसी का पैशन ही उसकी कमजोरी हो, कोई गाना गाना चाहता है पर उसकी आवाज सुरीली नहीं है, क्या स्रोत कहते हैं कि उसे छोड़ देना चाहिए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत जुनून और पेशे में एक फर्क करने को कहते हैं। अगर गाना गाना आपका जुनून है तो उसे एक हॉबी की तरह जरूर अपनाएं, उससे आपको खुशी मिलेगी। लेकिन अगर आप उसे पेशा बनाना चाहते हैं तो आपको यह सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि आप उन लोगों से मुकाबला कर रहे हैं जिनके लिए ये एक प्राकृतिक प्रतिभा है। सफलता की संभावना वहां ज्यादा होती है जहां आपका जुनून और आपकी प्राकृतिक प्रतिभा एक दूसरे से मिलते हैं। अपनी ताकत पर खेलना एक स्मार्ट रणनीति है, ठीक है। तो पहला कदम है अपनी सुपर पावर को पहचानना और उसके साथ काम करना। एक बार रोहन को ये पता चल गया कि उसकी ताकत लोगों से जुड़ना है, तो उसे उस हुनर को निखारने के लिए कहाँ जाना चाहिए? यहीं पर दूसरा कदम आता है, सर्वश्रेष्ठ से सीखें। ये मेंटरशिप का विचार है, लेकिन ये सिर्फ किसी एक गुरु को खोजने तक सीमित नहीं है। स्रोत कहते हैं कि आपको अपने क्षेत्र के जीनियस को रिवर्स इंजीनियर करना सीखना होगा। इसका मतलब सिर्फ उनकी सफलता की कहानियां पढ़ना नहीं है। मतलब अगर कोई महान फिल्म मेकर बनना चाहता है तो वो सिर्फ सत्यजीत रे की फिल्में ना देखे, बल्कि ये विश्लेषण करे कि उन्होंने एक खास सीन में कैमरा एंगल वहीं क्यों चुना, लाइटिंग वैसी क्यों रखी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ नतीजा देखने के बारे में नहीं है, बल्कि उस नतीजे तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझने के बारे में है। जब आप सर्वश्रेष्ठ लोगों के सोचने के तरीके को डिकोड करना शुरू करते हैं, तो आप सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता हासिल करते हैं। ये तो सीखने की प्रक्रिया को बहुत तेज कर सकता है। लेकिन यहीं पर फ्रेमवर्क का तीसरा बिंदु एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है, जो दूसरे के बिल्कुल विपरीत लगता है। ये कहता है, अपने गुरुओं से मुक्त हों। मतलब पहले तो आप कह रहे हैं कि उनके हर कदम का विश्लेषण करो, और आप कह रहे हो कि उन्हें भूल जाओ। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं है? नहीं नहीं, ये विरोधाभासी नहीं, बल्कि विकास का अगला सबसे जरूरी चरण है। देखिए, सीखने और नकल करने में एक बहुत महीन रेखा होती है। अगर आप हमेशा अपने गुरुओं की परछाई बनकर रहेंगे, तो आप कभी अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। एक बिंदु पर आपको उन सभी सीखों को लेना है और उन्हें मिलाकर कुछ नया, कुछ अपना बनाना है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई संगीतकार लता मंगेशकर जी से सीखता है तो एक समय के बाद उसे उनकी तरह गाने की कोशिश बंद करनी होगी ताकि वो अपनी आवाज, अपना अंदाज खोज सके? एकदम सही। ये नकल करने से सृजन करने की यात्रा है। शुरुआत में हर कलाकार अपने आदर्शों की नकल करता है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन महानता तब शुरू होती है जब आप उन सभी प्रभावों को अपने अनुभवों और अपनी अनोखी दृष्टि के साथ मिलाते हैं। तब आपकी अपनी सिग्नेचर स्टाइल बनती है। आपने नींव उनसे ली, लेकिन इमारत अपनी बनाई। लेकिन इसमें खतरा नहीं है? अगर कोई बहुत जल्दी अपने गुरुओं से मुक्त होने की कोशिश करे, तो हो सकता है वो बुनियादी बातें सीखे बिना ही खुद को विशेषज्ञ समझने लगे। निश्चित रूप से। और ये मुक्त होने का मतलब अहंकार नहीं है। इसका मतलब है कि जब आपने नींव को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया हो, जब आप नियमों को इतनी अच्छी तरह से जान गए हो कि अब आप उन्हें तोड़ सकते हैं, तब ये कदम उठाना चाहिए। ये एक संक्रमिक प्रक्रिया है। पहले शिष्य बनो, फिर कारीगर और अंत में कलाकार। आप सीधे कलाकार बनने की कोशिश नहीं कर सकते। बनाओ। अब आते हैं चौथे और आखिरी बिंदु पर, जो मुझे लगता है कि आज के हसल कल्चर में जी रहे हर इंसान के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह है। चौथा बिंदु है, अपना सर्वश्रेष्ठ करें, लेकिन खुद पर बहुत ज्यादा दबाव ना डालें। बिल्कुल। आज सोशल मीडिया खोलिए तो आपको हर कोई ग्राइंड करते हुए दिखेगा। कोई सुबह 4 बजे उठकर अपनी टू डू लिस्ट पोस्ट कर रहा है, कोई रात 2 बजे ऑफिस में काम करते हुए। एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि अगर आप 8 घंटे सोते हैं तो आप अपनी महत्वाकांक्षा के साथ धोखा कर रहे हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक और अस्थिर तरीका है। और इसका नतीजा हम अपने आसपास देख रहे हैं। युवा पेशेवर जो 30 की उम्र में ही बर्नआउट का शिकार हो रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ रही हैं। यहीं पर स्टोइक्स की बुद्धिमत्ता चमकती है। वे मेहनत में विश्वास रखते थे, लेकिन जुनून और पागलपन में नहीं। उनका मानना था कि लगातार टिकाऊ प्रयास ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। रोज 8 घंटे फोकस्ड काम करना, हफ्ते में एक दिन 18 घंटे काम करके बाकी 6 दिन थके रहने से कहीं ज्यादा उत्पादक है। ये कहना भी आज के समय में एक तरह का विद्रोह लगता है कि नहीं, मैं शाम को अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगी या मैं वीकेंड पर काम नहीं करूंगी।
ऐसा करने पर आपको आलसी समझ लिया जाता है। लेकिन स्रोत कहते हैं कि ये आलस नहीं, ये एक दीर्घकालिक रणनीति है। पर्याप्त आराम करना, अपने शौक के लिए समय निकालना और अपने दिमाग को रिचार्ज करना, ये सब सफलता की यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है, रुकावट नहीं। जब आप मानसिक रूप से स्वस्थ और तरोताज़ा होते हैं, तभी आप अपना सर्वश्रेष्ठ, सबसे रचनात्मक काम कर सकते हैं। आपकी मानसिक सेहत ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। तो अगर हम इन चारों बिंदुओं को एक साथ देखें, तो स्किल स्प्रिंगबोर्ड का सार यही है। अपनी प्राकृतिक शक्तियों को पहचानो, उनसे सीखो जो पहले ही उस रास्ते पर शिखर तक पहुंच चुके हैं। फिर उन सभी सीखों को मिलाकर अपना अनूठा रास्ता बनाओ और इस पूरी यात्रा में मेहनत तो करो, लेकिन खुद को जला मत डालो। यानी विकास करो लेकिन जलो मत, सीखो लेकिन जमीन से जुड़े रहो, अनुकूल बनो लेकिन खुद के प्रति सच्चे रहो। बिल्कुल, ये सिर्फ करियर एडवाइस नहीं है, ये जीवन जीने का एक दर्शन है। ये हर किसी के लिए है, चाहे कोई छात्र हो, कोई पेशेवर हो या कोई भी जो जीवन में बेहतर संतुलन और विकास चाहता है। यह थी स्टोइक्स की बुद्धिमत्ता, जो हमें सिखाती है कि कैसे एक शक्तिशाली और शांत जीवन बनाया जाए। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक एक्शन प्लान है। और अगर आपको इस तरह के गहरे और सरल जीवन सबक पसंद है, तो हमारे संडे रीड्स व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ें। वहाँ आपको साप्ताहिक ज्ञान, विचार और विकास के आइडिया मिलेंगे। और इस तरह की और गहरी बातचीत के लिए हमारे हार्ट सिद्धि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको आज की बातचीत कैसी लगी। क्या स्किल स्प्रिंगबोर्ड का कोई बिंदु आपको विशेष रूप से उपयोगी लगा? और आप भविष्य में किन विषयों पर ऐसी गहन चर्चा सुनना चाहेंगे? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जाने से पहले आपके लिए एक विचार छोड़कर जा रहे हैं। आज हमने सीखा कि कैसे हर स्थिति के अनुसार खुद को ढालना है, कैसे अनुकूल बनना है। लेकिन सोचिए, आपके व्यक्तित्व का वो कौन सा एक हिस्सा है, आपकी वो कौन सी एक मूल मान्यता है जिसे आपको कभी नहीं बदलना चाहिए, चाहे जीवन आप पर कोई भी चुनौती क्यों ना फेंके।